देवर जी, चंदू को स्कूल छोड़कर आ जाइए, उसे लेट हो रहा है। लगता है तुम्हारे चाचू को सुनाई नहीं दे रहा है। तुम एक काम करो, उनके कमरे में जाकर उन्हें उठा दो। ओके मम्मी। चंदू स्कूल ड्रेस में बैग टांगे आनंद के कमरे में जाता है और कहता है, चाचू, मेरे प्यारे चाचू, जल्दी चलो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बस बस हो गया, चल तुझे फटाक से छोड़ कर आता हूँ। आनंद चंदू को उसके स्कूल छोड़ने चला जाता है। यहाँ पूनम चंदू के सारे कपड़े, कॉपी, किताब एक जगह करके आनंद के कमरे में रख देती है। पूनम के लिए आनंद उसका देवर कम और नौकर ज़्यादा होता है। पूनम हर छोटे बड़े काम आनंद से ही करवाती और आनंद भी भाभी की ममता में उसके सब काम कर देता। एक रोज़ पूनम अपनी किट्टी के लिए तैयार होती है और निकलते वक्त आनंद से कहती है, देवर जी, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। आज रात का खाना थोड़ा देख लीजिएगा और चंदू को ट्यूशन से ले आइएगा। भाभी माँ, आप आराम से जाइए, मैं सब देख लूँगा। पूनम घर से चली जाती है। इतना अच्छा महसूस हो रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं। आज तो आराम से घर जाऊंगी। इधर आनंद खुशी से चंदू को ट्यूशन से ले आता है। चंदू आनंद के कमरे में जाकर अपना बैग उसके बिस्तर पर रख देता है और कहता है, चाचू, बहुत जोरों की भूख लग रही है। अभी मैगी बनाता हूँ और दोनों चाचा भतीजा मिलकर मैगी खाएंगे। हाँ चाचू, मज़ा आ जाएगा। भगवान करे मम्मी रोज़ चली जाए और मुझे रोज़ मैगी खाने को मिले। आनंद मैगी बनाकर लाता है और दोनों चाचा भतीजा मैगी खाते हैं। थोड़ी देर बाद विशाल घर आता है और कहता है, अरे भाग्यवान, चाय पानी तो दो, थक गया हूँ। ला रहा हूँ भैया। आनंद चाय पानी लेकर विशाल को देता है। विशाल आनंद को देखकर कहता है, अरे छोटे, तुम्हारी भाभी कहाँ है? भाभी माँ बाहर गई हैं, पर मैं हूँ ना भैया, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। भाभी तो बहुत कम बाहर जाती हैं, बेचारी ऐसे तो दिन भर काम ही करती रहती हैं। तभी सुनीता कहती है, भाभी का चमचा जिंदगी भर भाभी की गुलामी ही करता रह जाएगा। क्या माँ, तुम भी ना। अरे पता नहीं कब समझेगा ये लड़का। देख लेना, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। भाभी मुझसे बहुत प्यार करती है, आप फिक्र मत करो माँ। आनंद रसोई में जाकर आटा लगाता है और आलू दम की चटपटी सी सब्जी बनाने लगता है। भाभी जब आएंगी तब मैं सबके लिए गरम गरम रोटियां भी सेक दूंगा। आनंद सब्जी बनाकर अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ चंदू पहले से ही उसके बिस्तर पर सोया था और उसका पूरा कमरा छिटा हुआ रहता है। लेकिन फिर भी आनंद को बुरा नहीं लगता। मैं तो ज़मीन पर ही सो जाऊंगा, कोई बात नहीं। रात में 10 बजे पूनम घर आती है। पूनम को देखते ही विशाल आंखें बड़ी करके कहता है, ये कोई आने का टाइम है? बाहर जाते ही तुम भूल जाती हो कि घर पर भी कोई है। आनंद घर के काम करे, ये अच्छा लगता है क्या? तभी आनंद वहां आकर कहता है, मैंने ही भाभी से कहा था कि मैं घर संभाल लूंगा, इसमें भाभी माँ की कोई गलती नहीं है। आओ भाभी माँ, बैठो, मैं सबके लिए खाना लगाता हूँ। देवर जी, मैं तो खाकर आई हूँ, बाकी सबका देख लीजिएगा। पूनम अपने कमरे में चली जाती है और आनंद रोटी सेककर पूरे घर को खाना खिलाता है। तभी सुनीता ताना देते हुए कहती है, बड़ा भाभी का इंतजार कर रहा था, हो गया ना? उसे तो कोई मतलब ही नहीं है कि हम लोगों ने खाना खाया या नहीं। खुद तो खा कर आ गई बाहर से महारानी। क्या माँ, तुम भी हमेशा भाभी माँ के पीछे ही पड़ी रहती हो। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। फिर एक रोज़ पूनम आनंद से कहती है, देवर जी, मेरे कमरे में ना जगह नहीं है, आपके भैया के कपड़ों से ही अलमारी रुक जाती है। हाँ भाभी माँ, मेरी अलमारी तो खाली ही पड़ी है, आप रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है देवर जी। आनंद के इतना कहने की देरी थी और पूनम अपने कपड़ों से आनंद की अलमारी भर देती है। अब आनंद का कमरा बस नाम का उसका था, वहाँ हर चीज़ पूनम और चंदू का सामान ही था। एक शाम नेहा के घर वाले आनंद का रिश्ता लेकर उसके घर आते हैं। आइए आइए भाई साहब। मैं अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। मुझे आनंद बहुत पसंद है। अब आप लोग भी उसकी शादी का तो सोच ही रहे होंगे। जी अंकल, बिल्कुल। कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो फ़ौरन उसकी शादी कर देंगे। ये मेरी नेहा की तस्वीर है, आप लोग घर आकर उससे मिल लीजिए। मेरी नेहा पसंद ना आए ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है ठीक है, मैं और माँ कल ही आकर नेहा से मिल लेते हैं। पूनम चाय नाश्ता लेकर आती है और रसोई में जाकर गुस्से में लाल पीली हुई कहती है, कहाँ से ये आदमी आ गया? देवर जी की शादी होगी तो मेरा काम कौन करेगा? किसी तरह बस ये रिश्ता ना हो। अगले दिन विशाल और सुनीता नेहा को देखने उसके घर चले जाते हैं और नेहा उन लोगों को पसंद आ जाती है। नेहा बेटी तो बहुत सुंदर है, मुझे पसंद है जी। हमें ये रिश्ता मंजूर है। इस झाड़ी के सबसे पहले लगन में ही नेहा और आनंद की शादी कर देते हैं। नेकी और पूछ पूछ, मैं तारीख निकलवा कर आप लोगों को बताता हूँ। इधर इस शादी से पूनम नाखुश रहती है और अपना दिमाग चलाती है कि कैसे ये शादी ना हो, लेकिन उसकी एक भी चाल काम नहीं आती। दिन यूं ही बीतने लगते हैं और नेहा और आनंद की शादी का दिन आ जाता है। शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। नेहा बहू बनकर सुनीता के घर चली आती है। शादी की पहली रात आनंद नेहा से कहता है, नेहा, मेरी भाभी माँ बहुत अच्छी है, तुम्हें उनसे बनाकर चलना होगा। और चंदू मेरा भतीजा कम मेरे बेटे की तरह है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आप फिक्र मत करो, अब से ये घर मेरा हुआ, मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। अगले दिन सुबह होते ही चंदू रोज की तरह आनंद के कमरे में घुस जाता है और कहता है, चाचू, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी चलो। आनंद जल्दी से बेड से उठकर अपने कपड़े पहनता है और कहता है, बस चलो, हो गया मेरे छोटे सरकार। नेहा को बड़ा अजीब लगता है, फिर बच्चा समझकर वो कुछ नहीं कहती। वो नहा धोकर रसोई में घुस जाती है और खाने में लग जाती है। इधर पूनम ये सब देखकर सोचती है, मैं तो बेकार में ही चिंता कर रही थी। अब तो देवर जी के साथ साथ देवरानी भी मेरा काम करेगी। अब तो मुझे खाना बनाने से भी मुक्ति मिल जाएगी। नाश्ता बनाकर नेहा नाश्ता लगा देती है। सब खाना खाकर तारीफ के पुल बांध देते हैं। नेहा, खाना इतना स्वाद बना है। तभी बीच में पूनम कहती है, देवर जी, चंदू को स्कूल से लाने जाना है, भूल मत जाइएगा। और हाँ, आते वक्त ना टेलर के पास मेरे कपड़े दिए हुए हैं, लेते आइएगा। ये क्या है पूनम, अपना काम अपने आप करो ना। अरे कोई नहीं भैया, भाभी माँ मैं ले आऊँगा। आनंद खाते खाते उठ जाता है और चंदू को लेने निकल जाता है। नेहा भी इन सब बातों को गौर नहीं करती। सबको खिला पिलाकर नेहा अपने कमरे में जाती है। अपने कपड़े अलमीरा में एडजस्ट कर देती हूँ ताकि दिक्कत ना हो। वो जैसे ही अलमीरा खोलती है तो देखती है कि ये तो भाभी के कपड़े हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? पूरे कमरे में कहीं चंदू की कॉपी किताब है तो कहीं उसके जूते चप्पल। अब अलमीरा में भी भाभी के ही कपड़े हैं। इनके आने का वेट करती हूँ। 1 घंटे बाद आनंद घर आता है और कमरे में आने के साथ ही नेहा उसे कपड़ों के बारे में कहती है। हाँ, वो मैंने ही भाभी माँ को उनके कपड़े यहाँ रखने को कहा था। उनके कमरे में जगह नहीं थी ना। तुम चिंता मत करो, भाभी माँ खुद ही ये सब हटा लेंगी। उन्हें भी पता है कि अब तुम आ गई हो, थोड़े दिन बस मैनेज कर लो। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं अपने कपड़े हॉल में रख लेती हूँ। थैंक यू नेहा, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी वाइफ मिली। इसी तरह महीना बीत जाता है और पूनम आनंद के कमरे से अपने कपड़े नहीं निकालती। और तो और रसोई की पूरी जिम्मेदारी नेहा पर आ जाती है। ये सब देखकर सुनीता का कलेजा जलने लगता है और वो नेहा को समझाते हुए कहती है, बहू, घर की सारी जिम्मेदारी उठाना अच्छी बात है और मैं खुश भी हूँ कि तुम ये सब कर रही हो, लेकिन आनंद की तरह तुम्हें कोई अपनी नौकरानी समझे, ये मुझे मंजूर नहीं। आप क्या कह रही हैं सासू माँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पूनम की तरह तुम भी इस घर की बहू हो, कोई काम वाली नहीं हो। अब आनंद और उसकी इज्जत को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाकी तुम समझदार हो बहू। सुनीता की बातें कुछ कुछ नेहा को समझ में आती है और वो मन ही मन कहती है, मम्मी जी का इशारा भाभी जी की तरफ है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। खैर छोड़ो ये सब, शादी को 1 महीना हो गया और ये मुझे कहीं घुमाने भी नहीं ले गए। आज इनकी खबर लेती हूँ। रात को आनंद जब घर आता है तब नेहा उससे कहती है, शादी को पूरा 1 महीना होने चला है, लेकिन मजाल है कि आप मुझे कहीं ले जाएं। एक मूवी तक भी नहीं ले गए। अरे जाने मन, मूवी की क्या बात है, चलो अभी चलते हैं, तैयार हो जाओ। नेहा खुशी से तैयार होने लगती है और जैसे ही दोनों घर से बाहर निकलने लगते हैं कि पूनम कहती है,
अरे देवर जी, बाहर जा रहे हैं? ये लिस्ट रखिए, ये सामान लेते आइएगा। और हाँ, अपने चंदू को साथ लेकर नहीं जाएंगी क्या? पूनम के कहते ही नेहा का पारा 7वें आसमान पे चला जाता है। वो गुस्से में कहती है, जब देखो इनका अपना कोई ना कोई काम रह ही जाता है। ये क्या कह रही हो तुम नेहा? भाभी माँ, मैं ले आऊँगा। ठीक है, मुझे नहीं जाना कहीं तुम्हारे साथ, तुम इनके ही काम करते रहो। नेहा अपने कमरे में वापस चली जाती है और नेहा के इस रवैये से पूनम एक बार के लिए तो डर जाती है। वो आनंद से कहती है, देवर जी, पता नहीं नेहा को क्या हुआ है, अचानक से ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। आनंद की सिंपैथी लेकर पूनम रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन नेहा आनंद से जिद पर अड़ जाती है और कहती है, आप तो मुझे कहीं ले जाने से रहे, आपको अपनी भाभी माँ की सेवा से फुर्सत मिले तब तो मुझे मेरे मायके ही छोड़ आइए। ऐसी बात नहीं है नेहा, समझने की कोशिश करो। पिछले 1 महीने से समझ ही तो रही हूँ, मुझे मेरे मायके जाना है अभी के अभी। आनंद नेहा को उसके मायके छोड़ आता है और रसोई का काम वापस पूनम के ऊपर आ जाता है। दिन बीतने लगते हैं। पूनम अपनी पूरी कोशिश करती है कि आनंद उसके वश में रहे। पूरा 1 महीना बीत जाता है पर नेहा घर नहीं लौटती। तभी एक रोज़ विशाल आनंद से कहता है, नेहा को गए तो काफ़ी दिन हो गए, कहीं वो तुझसे गुस्सा होकर तो नहीं गई ना? उसकी भी क्या गलती है, तुझे कभी बुद्धि नहीं आएगी। कल ही तू उसके मायके जा और मैं कुल्लू मनाली की टिकट कटवा रहा हूँ, तो उसे घूमने लेकर जा। इसकी क्या ज़रूरत है भैया? तुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नेहा को है। अभी भी वक्त है, बुद्धि से काम ले, घर के काम करना छोड़ और अपनी नई ज़िंदगी पर ध्यान दे। आनंद अगले दिन नेहा के घर जाता है और उसके हाथ में कुल्लू मनाली की टिकट रख देता है। टिकट देखते ही नेहा आनंद के गले से लिपट जाती है। आखिर में तुम्हें अकल आ ही गई। कल की पैकिंग कर लो, हम दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं रहेगा। आनंद और नेहा हनीमून के लिए चले जाते हैं और दोनों वहाँ बहुत मज़े करते हैं। 15 दिन बाद दोनों घर लौटते हैं और अब की बार नेहा की रंगत बदल जाती है। आने के साथ ही नेहा सुनीता से कहती है, मम्मी जी, मैं ना बस रात का खाना बनाऊंगी, कोई ये ना सोचे अब कि मैं पूरा दिन काम करती रहूंगी। और हाँ, मेरे पति को कोई काम बोलने से पहले सोच लेना, वरना नेहा क्या है वो पता चल जाएगा। हाँ बहू, ठीक है, सब अपना अपना काम खुद कर लेंगे। अब नेहा घर में कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करती। दिन बीतने लगते हैं और इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन पूनम आनंद की अलमारी से अपने कपड़े नहीं निकालती। एक दिन नेहा और आनंद शॉपिंग करके घर आते हैं। बहुत दिनों बाद कपड़े खरीदे हैं, मन खुश हो गया। थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर कपड़े एडजस्ट कर लूँगी। अरे कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करना। आनंद घर से बाहर चला जाता है और उठने के बाद नेहा अपने कपड़े सेट करने में लग जाती है। मैं अपने कपड़े हॉल में क्यों रखूं, जबकि मेरा अपना कमरा है। मैं अपने कपड़े अपने ही कमरे में रखूंगी, किसी की गुलाम थोड़ी ना हूँ मैं। नेहा अपनी अलमारी खोलती है। माँ बेशर्म औरत है ये, अभी तक अपने कपड़े यहाँ से नहीं हटाए। उंगलियाँ पकड़वाओ तो ये लोग हाथ काट लेते हैं। ये तो वही बात हो गई, ये औरत ऐसे नहीं मानेगी, मुझे इसके कपड़े बाहर फेंकने पड़ेंगे। नेहा पूनम के सारे कपड़े निकालकर बाहर हॉल के ज़मीन पर रख देती है और अपनी अलमीरा में अपने और आनंद के कपड़े अच्छे से लगा देती है। उधर जैसे ही पूनम अपने कपड़ों को ज़मीन पर देखती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। मेरे इतने महंगे महंगे कपड़ों को यूं ही ज़मीन पर रख दिया, चूहा काट लेता तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाता। अरे बिना बोले मेरे कपड़े कैसे कोई निकाल सकता है? तभी आवाज़ सुनकर सुनीता और विशाल आ जाते हैं। सुनीता कहती है, अरे क्या हुआ, हंगामा क्यों मचा रखा है? ऐसा क्या हो गया जो इतना रो रही हो? अभी तुरंत देवर जी को बुलाइए। विशाल आनंद को कॉल करके उसे घर आने को कहता है और इतने में ही नेहा आकर कहती है, ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए। हाँ, बुलाइए इन्हें भी, जरा अपनी भाभी माँ के असली रंग का पता चले। चुप रहो तुम होती कौन हो मेरे कपड़े निकालने वाली? देवर जी के कहने पर मैंने कपड़े रखे थे, तुम ऐसे नहीं निकाल सकती। आपको जरा भी शर्म नहीं है? खुद का कमरा होते हुए भी मेरे कमरे में कपड़े रख रही हो और बार बार नव विवाहित जोड़े के कमरे में चली आती हो। अब ये कमरा मेरा भी है, अपना कमरा कम पड़ जाता है क्या? इतने में ही आनंद वहां जाता है। पूनम आनंद के सामने रोने लगती है।
देवर जी ये देखिए, आपकी पत्नी मेरे साथ क्या कर रही है, मेरे कपड़े फेंक दिए निकाल कर। भाभी माँ, इसमें उसकी क्या गलती है? वो भी आपकी तरह अपने कमरे पर अपना अधिकार चाहती है। आपने मेरे भोलेपन का तो फ़ायदा उठाया, लेकिन वो खुद का इस्तेमाल नहीं होने देगी। देवर जी, इस चुड़ैल ने तो आपको अपने वश में कर लिया है। इसने मुझे अपने वश में नहीं किया, बस आपका असली रंग मेरे सामने आ गया है। अपना और चंदू का सारा सामान मेरे कमरे से खाली कर दीजिए। और हाँ, अब मुझे अपना नौकर समझने की भूल मत करना। बहुत दिन नौकर बनकर आपकी गुलामी की है और नहीं कर पाऊँगा। पूनम के मुंह पर तमाचा लग जाता है। वो चुप हो जाती है। तब सुनीता कहती है, अब मेरा बेटा बना है तू। क्या माँ तुम भी ना। विशाल और सुनीता मिलकर घर का बंटवारा कर देते हैं और आनंद नेहा के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी के साथ बिताने लगता है।